वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स यानी वो एलिमेंट्स जिनके आउटरमोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो एस सब शेल में होता है। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ आता है? एस सब शेल में। तो जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उसके अंदर दो ग्रुप हैं। पहला है अल्कली मेटल्स, दूसरा एल्केलाइन अर्थ मेटल। जो अल्कली मेटल हैं वो है लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। हम फ्रांसियम को लिखते भी हैं कुछ जगह और कुछ जगह नहीं लिखते। फ्रांसियम वैसे तो अल्कली मेटल्स की ही सीरीज में आता है, पहले ग्रुप में आता है, बट रेडियो एक्टिव होने की वजह से हम जनरली इसकी प्रॉपर्टी नहीं स्टडी करते साथ में। एल्काइन अर्थ मेटल है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। ये है एल्काइन अर्थ मेटल, ये है अल्कली मेटल। आज हम बात करेंगे सिर्फ फर्स्ट ग्रुप के बारे में, यानी कि अल्कली मेटल्स के बारे में। अल्कली मेटल लिथियम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें तो लिथियम की है 1s2 2s1, सोडियम की है 1s2 2s2 2p6 3s1, पोटाशियम में 4s1, रुबिडियम में 5s1, सीजियम में 6s1। यानी कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां आया है? एस सबशेल में, 2s में, 3s में, 4s में, 5s में और 6s में। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें क्या क्या चीजें बताता है? वैसे तो किसी भी एलिमेंट की जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की ही देन है। भाई किससे रिएक्शन करेगा, कितनी वैलेंसी दिखाएगा, किसके साथ इजीली बॉन्ड बनाएगा, किसके साथ इजीली बॉन्ड नहीं बनाएगा, डी ऑर्बिटल के थ्रू बॉन्ड बनाएगा, एस के थ्रू बॉन्ड बनाएगा, पी के थ्रू बॉन्ड बनाएगा, क्या हाइड्रोलाइजेशन होगी, क्या ज्योमेट्री होगी, ये सारी चीजें किस पर डिपेंड करती हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हमें क्या क्या आइडिया मिलेगा वो देखते हैं अल्कली मेटल के केस में। सबसे पहली बात है आयोनाइजेशन एनर्जी। जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो इन एलिमेंट्स की यानी अल्कली मेटल्स की काफी कम होती है। क्यों होती है कम? यहां से देखते हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये है 1s2 2s1, यानी एक इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में, बाकी सारे इलेक्ट्रॉन इनर शेल के अंदर। एक इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में, बाकी सारे इनर इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में, बाकी सारे इनर इलेक्ट्रॉन। तो जो न्यूक्लियर पुल है वो आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को बाइंड करने की कोशिश तो करता है, बट इतना अच्छे से बाउंड नहीं कर पाता, क्योंकि न्यूक्लियस में यहां पे कितने 3 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन अंदर, 1 इलेक्ट्रॉन बाहर 2s1 में। तो जो न्यूक्लियस से दूर वाला इलेक्ट्रॉन इजीली बाउंड नहीं है। हाँ, दूसरा केस, दूसरी बात कि जो 2s1 इलेक्ट्रॉन है अगर ये निकल जाते हैं तो क्या बचता है? 1s2 इनर शेल कंप्लीट इनर शेल, यानी कि एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जो कि बहुत ज्यादा स्टेबल होती है, तो अगर लिथियम +1 बनता है तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कौन सी? हीलियम वाली। सोडियम अगर +1 बनता है तो नियोन। पोटाशियम अगर +1 बनता है तो आर्गन। रुबिडियम अगर +1 बनता है तो क्रिप्टॉन। और सीजियम अगर +1 ऑक्सीजन स्टेट में आता है तो क्या बनेगा? जीनोन। यानी +1 ऑक्सीजन स्टेट जैसे ही अल्कली मेटल अटेन करेगी, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसके जस्ट पास वाली
नोबल गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो पहली ऑक्सीडेशन स्टेट गेन करने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए बहुत कम एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि जो फाइनली बन रही है वो एक काफी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो आयनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो कम होती है। उसके बाद बात करते हैं सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। पहली आयनाइजेशन एनर्जी +1 कैटायन बनाने पर इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करती है। लेकिन फर्दर इलेक्ट्रॉन अगर आप रिमूव करना चाहोगे, तो हीलियम से एक इलेक्ट्रॉन निकालना, यानी लिथियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत टफ टास्क है, क्योंकि एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को वापस अनस्टेबल बनाना, पहले ही पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन है हीलियम की, न्यूक्लियस तो लिथियम का है, पहले ही +1 चार्ज है और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, उससे एक इलेक्ट्रॉन और रिमूव करना काफी मुश्किल काम है। इस वजह से दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करना मुश्किल है। सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा, ठीक है। ये तो होगी फर्स्ट और सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी खुद के लिए। अब ट्रेंड देखते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड क्या रहेगा, किसकी ग्रुप के अंदर ज्यादा होगी, किसकी ग्रुप के अंदर कम होगी, किस तरीके से ग्रुप में अप टू डाउन जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी में डिफरेंस आएगा, वो देखते हैं। लिथियम साइज छोटा, क्योंकि ऑर्बिटल कौन सा, आउटर मोस्ट 2s, सोडियम के लिए 3s, पोटाशियम के लिए 4s, रत्नियम के लिए 5s और सीजियम के लिए 6s। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ रहा है, यानी कि बड़े वाला ऑर्बिटल, इससे बड़ा ऑर्बिटल ये, इससे ये, इससे ये और इससे ये। ऑर्बिटल जितना बड़ा न्यूक्लियस से उतना दूर, जितना ऑर्बिटल न्यूक्लियस से दूर साइज बड़ा होता है, ठीक है। अब यानी कि जो इनका साइज है अप डाउन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। कैटायन के साइज की बात करें तो इसका कैटायन 1s2, इसका कैटायन 2p6, इसका कैटायन 3p6, इसका कैटायन 4p6, इसका कैटायन 5p6, ठीक है। अब इस केस में देखो, जो इनके कैटायन बन रहे हैं उनके भी तो क्या है, इससे बड़ा ये ऑर्बिटल, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये। साइज चाहे कैटायन की बात करें या फिर न्यूट्रल एटम की बात करें, अप टू डाउन साइज क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। अब आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड देखते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी ऊपर से नीचे जाने पे क्या होगी, डिक्रीज होगी। आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज डाउन द ग्रुप, क्यों डिक्रीज होगी आयनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि जो साइज है मेटल एटम का वो बड़ा होता जा रहा है। जितना साइज बढ़ा उतना न्यूक्लियर पुल उस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए कम, जितना न्यूक्लियर पुल कम उतना कम एनर्जी देने पे इलेक्ट्रॉन को हम निकाल सकते हैं। यानी कि जो पहली मेटल है लिथियम, इसके लिए इलेक्ट्रॉन निकालना, इसको आयनाइज करना थोड़ा सा मुश्किल है। अगले का साइज थोड़ा बड़ा हो गया और कम, अगले का साइज और बड़ा हो गया और कम एनर्जी से हम इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, आयनाइज कर सकते हैं। यानी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगी। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू एक्वायर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। टेंडेंसी ऑफ एन एटम, टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट लाइक ए, अगर एक इलेक्ट्रॉन लेके एक एडिटिव बनाता है, एनायन बनाता है, तो ये एनायन बनाने की टेंडेंसी होती है क्या,
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो डेल्टा एच, वो एनर्जी जो रिलीज होती है जब एक एटम एक इलेक्ट्रॉन लेके एनायन बनाता है। यानी कि टेंडेंसी जो है इसकी वो तो क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और जो एनर्जी रिलीज होगी इस एक इलेक्ट्रॉन को गेन करने से वो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। कुछ बुक्स में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को एक ही चीज लिया गया है। नो डाउट दोनों एक ही बात बयान करते हैं, दोनों का मतलब एक ही है, बट दोनों सेम चीज नहीं है। दिस इज जस्ट अ टेंडेंसी। ये क्या है, टेंडेंसी है क्या करने की, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, एक एनर्जी वैल्यू है, जितनी एनर्जी वैल्यू रिलीज होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने पे। मैथमेटिकली अगर हम इनकी वैल्यूज देखें तो वैल्यूज में कोई डिफरेंस नहीं होता। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज जस्ट द नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जस्ट सिंबल का फर्क है। नो डाउट हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की अगर हम बात कर रहे हैं, जो वैल्यू दे रखी है वही वैल्यू इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की होगी, यानी सेम ट्रेंड चलेगा दोनों का ट्रेंड क्या होगा, सेम होगा। ये टेंडेंसी है और ये एनर्जी रिलीज है। कुछ एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो उनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो ज्यादा नेगेटिव होगी। कुछ जो एलिमेंट हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करना चाहते, मोनोनेगेटिव एनायन नहीं बनाना चाहते, उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम नेगेटिव या फिर पॉजिटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। बात करते हैं अल्कली मेटल्स की। अल्कली मेटल की जो आउटरमोस्ट शेल है उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, यानी कि आउटरमोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड नहीं है। ये एक इलेक्ट्रॉन लेके 2s2, यहां 3s2, यहां 4s2, यहां 5s2 और यहां 6s2 बना सकते हैं। यानी कि थोड़ी सी टेंडेंसी इनकी है, थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शो करते हैं, थोड़ी सा ये एनर्जी रिलीज करते हैं एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके। कितनी गेन करते हैं, जो लिथियम है इसके लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो वैल्यू है -60 किलो जूल पर मोल। सोडियम के लिए -53 किलो जूल पर मोल। पोटाशियम के लिए -48 किलो जूल पर मोल। रबियम के लिए 47 किलो जूल पर मोल और सीजियम के लिए -46 किलो जूल पर मोल। आपको यहां से दिख रहा है कि लिथियम की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, वो ज्यादा है 60 किलो जूल पर मोल, और सीजियम के लिए 46 किलो जूल पर मोल। जो ऑर्डर है वो डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का डिक्रीज कर रहा है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, डिक्रीज कर रही है। इससे साफ साफ पता चलता है कि लिथियम की टेंडेंसी थोड़ी ज्यादा है एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेने की, सोडियम की उससे थोड़ी सी कम, पोटाशियम की उससे कम, रबियम की उससे कम, सीजियम की उससे कम। यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होती है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। अब इसकी वजह क्या है, इस ऑर्डर की डिक्रीज होने की वजह क्या है, वजह है लिथियम का साइज स्मॉल है। साइज जितना बड़ा होता जाएगा न्यूक्लियर पुल आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए घटता जाएगा। 2s ऑर्बिटल का साइज छोटा, इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी थोड़ी सी ठीक ठाक। सोडियम का साइज थोड़ा बड़ा 3s का, तो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी थोड़ी सी कम हो गई, यहाँ और कम, यहाँ और कम, यहाँ और भी ज्यादा कम, इसलिए जो ऑर्डर है ये डिक्रीज करता है। ये थी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू जो है, पॉली स्केल पे हम बात करें, लिथियम के केस में
1.0, सोडियम 0.9, पोटाशियम 0.8, रबियम 0.8, सीजियम 0.7। तो यहां से हमें पता चल रहा है सीधे सीधे कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है वो क्या है, डिक्रीज कर रही है डाउन द ग्रुप। और इसकी भी वजह यही है, न्यूक्लियर पुल जो है बड़े साइज की वजह से कम इफेक्टिव होता जाता है डाउन द ग्रुप। साइज बढ़ता जा रहा है, साइज बढ़ रहा है तो जो न्यूक्लियर पुल है वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए कम होता जा रहा है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, जब बॉन्डेड स्टेट में हो तब किसी दूसरे एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन, कौन से बॉन्डेड वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी वो होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो किसी दूसरे से जिससे जुड़ा हुआ है, जो लिथियम किसी एक्स से जुड़ा हुआ है और ये वाले जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड वाले हैं इनको अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी इसकी लिथियम की कंपैरेटिवली थोड़ी सी ज्यादा है, बाकी की कम होती जाती है, क्योंकि लिथियम का साइज छोटा और सीजियम का साइज बड़ा। जितना बड़ा साइज उतना कम पुल करेगा। क्लियर है? अब बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट की। मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर कोई भी सॉलिड मेल्ट हो जाए, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। जो अल्कली मेटल हैं, कहने को तो ये मेटल हैं, बट इनका मेल्टिंग पॉइंट काफी कम है। जनरली जो मेटल होती हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट, डीप लो मेटल्स की मैं बात करूं तो 1000 डिग्री सेल्सियस एंड अबोव होता है, यानी 1000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर होता है डीप लो मेटल्स का। लेकिन अल्कली मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लिथियम का 181, सोडियम 98, पोटाशियम 63, रबियम 39 और सीजियम 29 डिग्री सेल्सियस। यानी कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है ये काफी कम है। और जो ऑर्डर आप देख रहे हो डिक्रीज हो रहा है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रहा है। अब ऐसा क्यों है, इसको जानने के लिए पहले हमें बात करनी पड़ेगी कोहेसिव एनर्जी की या कोहेसिव फोर्स की। कोहेसिव एनर्जी क्या होती है? जो कोहेशन फोर्स है, जनरली हम उस फोर्स की बात करते हैं जो एक एलिमेंट ए या फिर एक मटेरियल ए उसी मटेरियल के दूसरे पार्टिकल के बीच में होता है। यानी कि सेम टाइप के एलिमेंट के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है किसी भी स्टेट में, उसको बोलते हैं कोहेसिव फोर्सेस। जो अल्कली मेटल है इनके अंदर कोहेसिव फोर्सेस काफी कम होते हैं, जिसकी वजह से वो इतने सॉफ्ट होते हैं कि इनको चाकू से भी काटा जा सकता है। सोडियम, पोटाशियम, इनको तो हम लैब में चाकू से भी काट सकते हैं। वजह क्या है कि इनके अंदर जो कोहेसिव फोर्स है वो कम है। अब जितनी कम कोहेसिव फोर्स होगी उतना लूजली बाउंड होगा एक मेटल पार्टिकल दूसरे मेटल पार्टिकल से। और जब पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है तो उनको मेल्ट करना, उनको सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना भी आसान है। अब जो ग्रुप में टॉप टू डाउन चलते हैं तो साइज बड़ा होने की वजह से जो कोहेसिव फोर्स है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज करती है। जितना साइज छोटा है कोहेसिव फोर्स ज्यादा होगी, जितना साइज बड़ा होता जाएगा कोहेसिव फोर्स कम होती जाएगी। इसकी वजह से क्या होगा, डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट भी डिक्रीज करेगा। अब हम बात करते हैं फ्लेम कलर। जब भी किसी अल्कली मेटल कंपाउंड को बुनसन फ्लेम में गर्म किया जाता है, हम प्लेटिनम वायर के ऊपर इसको लगा लें कंपाउंड को और फ्लेम के अंदर लेके जाएं तो फ्लेम का एक अच्छा सा कलर आता है और वह कलर इंडिकेट करता है कि कौन से वाली मेटल का वो कंपाउंड है। तो जो फ्लेम कलर है वो मेटल को रिप्रेजेंट करता है। जो कलर आएगा उसके बेस पे हम बता सकते हैं कि कौन सी अल्कली मेटल उस कंपाउंड के अंदर है जिसको हम फ्लेम के अंदर लेके गए। तो जो फ्लेम कलर है वो लिथियम के केस में क्रिम्सन रेड कलर आता है, सोडियम के लिए येलो कलर, पोटाशियम के लिए लिलैक या फिर कोई हम पेल वॉयलेट को लिलैक बोलते हैं, यानी जो हल्का बैंगनी है।
रबियम के केस में रेड वायलेट कलर शो होता है और सीजियम के केस में ब्लू कलर शो होता है। अब ऐसा होता क्यों है, ये फ्लेम में कलर आता क्यों है? जो अल्कली मेटल हैं ये जब हीट किए जाते हैं फ्लेम के अंदर तो जो मेटल के आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन हैं वो एक्साइट होते हैं और हायर एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं। ठीक है, और जैसे ही वो हायर एनर्जी स्टेट से वापस आते हैं रिलैक्स होने के लिए, तो जो ये एनर्जी गैप है इतनी एनर्जी की रेडिएशन इमिट करते हैं। अब लिथियम के केस में जो इन दो एनर्जी गैप के बीच की वैल्यू होगी वो फिक्स होगी और लिथियम की कैरेक्टरिस्टिक होगी। सोडियम के लिए वो जो गैप है वो अलग होगा, पोटेशियम के लिए गैप अलग होगा, रबियम के लिए गैप एटॉमिक ऑर्बिटल का अलग होगा और सीजियम के लिए और अलग होगा। यानी अलग अलग मेटल के लिए जो ये गैप है इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर बाहर वाला ऑर्बिटल, बाहर वाले से वापस आता है तो बाहर वाले ऑर्बिटल और इनर ऑर्बिटल जहां से एक्साइटमेंट हुआ था, जहां पे इलेक्ट्रॉन वापस लौट के आएगा, ये जो गैप है इस गैप पर डिपेंड करता है कलर। और लकीली जो अल्कली मेटल हैं इनके लिए जो ये गैप आता है ये गैप विजिबल रीजन में लाई करता है। जरूरी नहीं हर एक मेटल के लिए जो इन ऑर्बिटल्स का जो गैप है वो विजिबल रीजन में लाई करे। अल्कली मेटल में क्योंकि विजिबल रीजन में लाई करता है तो ये क्या करते हैं, कलर इम्पार्ट करते हैं फ्लेम के अंदर। अगर इनका गैप इतना ज्यादा हो कि जिसके बीच का एनर्जी गैप विजिबल रीजन में ना आए तो वो मेटल कलर इम्पार्ट नहीं कर सकता।